वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का फर्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और बेसिकली इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से अराइज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में प्रूडेंस का जो एक पॉइंट है वो ये है कि एसेट्स मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड। और IS-36 इस रूल को अप्लाई इस तरीके से करता है कि इट रिक्वायर्स दैट एसेट्स कैरिंग अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। और ये रूल जो है फिर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है कि अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड करती हो रिकवरेबल अमाउंट से, रिकवरेबल अमाउंट से मुराद है वो अमाउंट जो मैक्सिमम हम एक एसेट से हासिल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो अगर एक्सीड करती हो तो क्या करना है, फिर हम एसेट को राइट डाउन कर देते हैं रिकवरेबल अमाउंट पे, जिस तरह इन्वेंट्री को NRV पे राइट डाउन करते हैं। और साथ ही एक लॉस रिकग्नाइज कर लेते हैं जिसे इम्पेयरमेंट लॉस कहा जाता है। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट राइज होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का। अब अगर हम डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को कुछ कवर करें तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कैरिंग अमाउंट का। तो कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पर एक एसेट या लाइबिलिटी, यहाँ पर हमारा फोकस एसेट पर है, तो द अमाउंट एट विच एन एसेट इज कैरीड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो हमारे टिपिकल एसेट्स हैं उनके लिए ये कैरिंग अमाउंट होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फिर कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है कैरिंग अमाउंट के साथ रिकवरेबल अमाउंट का। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज। क्योंकि एसेट से जो आप अमाउंट रिकवर कर सकते हैं वो दो तरीके से रिकवर हो सकती है। एक वे तो है जिसे हम कहते हैं वैल्यू इन यूज, यानी अगर हम एसेट को इस्तेमाल करें तो हमें क्या मिलेगा। तो वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इनफ्लो आउटफ्लोज का नेट, एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम एन एसेट, जो उसके इस्तेमाल से हम डिराइव करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स इवेंचुअल डिस्पोजल, और जब उसको उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने पे डिस्पोज ऑफ करेंगे तो तब जो पैसे आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू जब हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। और दूसरा वे होता है एसेट को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम एसेट को सेल करना चाहेंगे, और एसेट को सेल करेंगे तो हमें जो नेट रिकवरी होगी वो होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को डिफाइन किया जाता है कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, कि अगर एसेट को सेल कर दें तो हमें क्या पैसे मिलेंगे इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, यानी प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, मार्केट की बेस पर हो रही हो, और एट द मेजरमेंट डेट, यानी जिस दिन आप फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं एक एसेट की फेयर वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती। अगर किसी की आज फेयर वैल्यू 10 लाख है तो हो सकता है कि कल परसों या इसके बाद वो वैल्यू चेंज होकर बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से क्या मुराद है, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, कि अगर एसेट का डिस्पोजल करेंगे तो वो कॉस्ट लगेगी, अगर डिस्पोजल ना करते तो वो कॉस्ट ना लगती, तो ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। लेकिन इसमें फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड मना करता है कि उनको हमने शामिल नहीं करना। और अब जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो रिकवरेबल अमाउंट के अंदर हमने हायर फिगर को लेना होता है। हायर को इसलिए कि कोई भी बिजनेस मैन जो होगा, जो बिजनेस पर्सन होगा, वो लॉजिकली अपने एसेट को उस तरीके से यूटिलाइज कर रहा होगा जिसमें उसे ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। तो अगर यूज़ करने में ज़्यादा फायदा है तो वो रिकवरेबल अमाउंट है, और अगर सेल करने में ज़्यादा फायदा है तो वो रिकवरेबल अमाउंट है। और अब सिचुएशन राइज होती है कि अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड करती हो रिकवरेबल अमाउंट से तो तब राइज होता है इम्पेयरमेंट लॉस। इसलिए इम्पेयरमेंट लॉस को IS-36 डिफाइन करता है कि इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो जब कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से, तो जितने से वो ज्यादा है उस एक्सेस को हम इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पे डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है 5 डेफिनेशन हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए इम्पेयरमेंट लॉस की, कैरिंग अमाउंट की, रिकवरेबल अमाउंट की, वैल्यू इन यूज की, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की, जो बेसिकली फिर दो डेफिनेशन बन जाती हैं इन इटसेल्फ कि फेयर वैल्यू क्या है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है हमारे पास कि एन एसेट हैज कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹530,000, इट्स वैल्यू इन यूज is ₹500,000 and fair value less cost to sell is ₹470,000। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरिंग अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कि 530,000 है, और साथ ही बताया हुआ है कि वैल्यू इन यूज जो है वो 500,000 है, और एसेट की जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है दैट इज 470,000। तो इनमें से हमें हायर अमाउंट को पिक करना है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट हायर अमाउंट होती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू इन यूज ज़्यादा नज़र आ रही है, तो हायर अमाउंट के तौर पर हम
500,000 को रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करेंगे। नाउ वी कैन सी कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है 530,000 है और रिकवरेबल अमाउंट कम है दैट इज़ जस्ट 500,000 और वो 530,000। तो 30,000 से जो एक्सेस है दैट इज़ इम्पेयरमेंट लॉस। जब हम ये इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट इस 30,000 के लॉस के बाद 500,000 पर ही हो जाएगी और एसेट फिर अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा पर शो नहीं हो रहा होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें ये समझना ज़रूरी है कि हमेशा जब हम ये टेस्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस ही जवाब में आए। सो एग्जांपल 2 है कि एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट 490,000 है, वैल्यू इन यूज 500,000 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 470,000 है और हमने अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करनी है। तो कैरिंग अमाउंट 490,000 की गिवन है, वैल्यू इन यूज ऑफ 500,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल रुपीज़ 470,000। यहाँ पे हम वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से हायर फिगर को अगर पिक करते हैं तो दैट वुड बी 500,000। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड नहीं कर रही बल्कि उससे कम है और जब कम है तो इसका मतलब है कि कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पर आप ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे कि नेगेटिव इंपेयरमेंट लॉस या रिवर्स इंपेयरमेंट लॉस। अगर नहीं है कैरिंग अमाउंट ज़्यादा तो कोई बात नहीं, एसेट ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए, अंडर स्टेट हो भी सकते हैं। एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ कि अंडर स्टेट नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, लेकिन ओवर स्टेट करने से मना करता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अंडर स्टेट करने से मना नहीं करता। तो ये वी वुड सिंपली इग्नोर इट। अगर ये इक्वल हो तब भी इग्नोर कर देंगे, कैरिंग अमाउंट लेस हो तो हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम आईएस 36 का स्कोप अंडरस्टैंड करते हैं। तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आईएस 36 के स्कोप से एक्सक्लूडेड हैं, जैसे इन्वेंट्रीज का आइटम IS2 इन्वेंट्रीज जो है वो रिक्वायर करता है कि इन्वेंट्रीज को मैयर किया जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर। और जब IS2 का ये रूल हम अप्लाई करते हैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका होता है, फिर उस पर IS 36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह एसेट राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर अंडर IFRS 15, इसमें एसेट रिकॉर्ड इतने का किया जाता है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अमाउंट रिकवर होगी। तो इन दैट सिचुएशन जब हम रिकॉर्ड ही इतना कर रहे हैं जिससे जितनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी तो फिर हमें उसकी इम्पेयरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी अपनी फेयर वैल्यू पर है, उसकी इम्पेयरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी कुछ आइटम्स हैं जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट, एसेट राइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जो कि सब सिलेबस का पार्ट नहीं है एट दिस लेवल और इस वजह से इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन इन पर IS 36 क्यों अप्लाई नहीं होता, उसकी रीज़न वही है जो टॉप 3 आइटम्स के लिए थी। यानी इन तमाम स्टैंडर्ड के अंदर प्रूडेंस का कोई अपना मैकेनिज्म मौजूद है। जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट में डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्नाइज ही उतना किया जाता है जितना फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स वगैरह अवेलेबल हों जिससे हम रिकवरी कर सकें। और एसेट राइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट में एक एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो एसेट रिकॉर्ड ही उतना किया जाता है जितना फ्यूचर रिफंड्स और रिड्यूस्ड कंट्रीब्यूशन का प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट होता है। तो यानी उसमें रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा पर एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा होता और जब ज़्यादा पर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा तो उसकी इम्पेयरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब तो हो गई एक्सक्लूजन। पॉइंट ये आता है कि फिर IS 36 बेसिकली किन आइटम्स पर अप्लाई हो रहा होता है। तो इट अप्लाइज बेसिकली ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो IS 16 में कवर होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जो IS 38 में कवर होते हैं और गुडविल अराइजिंग इन द बिजनेस कम्बिनेशन जो IFRS 3 में कवर होती है। एप्लीकेशन ऑफ IS 36 टू रिवैल्यूड एसेट्स, तो रिवैल्यूड एसेट्स के लिए बड़े स्पेसिफिक रूल है। रिवैल्यूड एसेट भी फेयर वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो इस पर जो IS 36 की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने एसेट को रिवैल्यू किया हुआ है तो क्या फिर इंपेयरमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो इसमें रूल ये है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर निग्लिजिबल, यानी बहुत मामूली हैं, तो फिर आपको IS 36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉस्ट अगर निग्लिजिबल नहीं है यानी सिग्निफिकेंट हैं, इतनी हैं कि उस अमाउंट से फ़र्क पड़ सकता है, तो फिर आपको IS 36 जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अब ये रूल क्यों रखे गए हैं इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि वाई निग्लिजिबल जब हो तो क्यों 36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं और नॉट निग्लिजिबल हो तो क्यों अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 3 है, एक एसेट है विच इज़ कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल, 500,000 पे वैल्यू हो रहा है, इसकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल है। रिक्वायर्ड ये है कि IS 36 क्या इस पर अप्लाई होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें। तो इसका तो इन 3 सिचुएशंस हैं, वैल्यू इन यूज अगर 6 लाख हो, 480,000 हो या 100,000 हो। आंसर ये है कि IS 36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन लेट से कि ये तो हमने आंसर दे दिया, लेकिन अगर हम इसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट भी करना चाहते तो क्या आता। इनफैक्ट अगर हम इस सिचुएशन में इसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर भी लेंगे किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो नील आएगा, और इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन दिस सिचुएशन IS36 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से कि जी कैरिंग अमाउंट आपकी 500,000 है, वैल्यू इन यूज 600,000, 480,000 और 100,000, ये तीन सिनेरियो हम कवर करेंगे। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो 500,000 है, क्योंकि हमने कहा कि जो फेयर वैल्यू है वही यूज होगी, और निग्लिजिबल है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, तो फर्स्ट सिचुएशन अगर देखें तो 6 लाख और 5 लाख में से 6 लाख हायर है, तो हम वो ले लेंगे। दूसरा सिनेरियो देखते हैं तो 480 और 500,000 में से 500,000 ज़्यादा है, तो वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। और थर्ड सिनेरियो में 100,000 और 500,000 में से वंस अगेन 500,000 ज़्यादा है, तो वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। अब जब हम कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट को, तो कैरिंग अमाउंट किसी भी सिनेरियो में एक्सीड नहीं कर रही, या तो वो बराबर है या रिकवरेबल अमाउंट उससे ज़्यादा है। तो इस वजह से इम्पेयरमेंट लॉस जो है इन तीनों सिचुएशन में नहीं अराइज होगा। और क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल होती हैं और एसेट फेयर वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करने के बावजूद भी आपको मैक्सिमम जो आएगा वो इम्पेयरमेंट लॉस नील ही आएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बट यहाँ पर हमने इसलिए एक बार किया ताकि इस बात का आइडिया हो जाए कि ये इम्पैक्ट क्यों ऐसे लिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में भी डाटा ये है कि एन एसेट हैज़ बीन कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल शो हो रहा है, और ₹500,000 इसकी फेयर वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 50,000 है, अब निग्लिजिबल नहीं है, 10% ऑफ द फेयर वैल्यू है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि क्या IS36 अप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड इफ यस, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इन फॉलोइंग सिचुएशंस, वैल्यू इन यूज 600,000 हो, 480,000 और 100,000 हो। तो IS36 अप्लाई करना है, इम्पेयरमेंट लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये अब हम डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे। तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास है ₹500,000, वैल्यू इन यूज के तीन हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, 600,000, 480,000 एंड 100,000। और फिर हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी होगी। तो अब क्योंकि 50,000 की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, जब इसको लेस करते हैं तो हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 450,000 आ जाता है। और अब हमने कैलकुलेट करना है रिकवरेबल अमाउंट को। तो हायर के उस पर देखते हैं, तो फर्स्ट सिनेरियो में तो 600,000 हमारा आएगा और हम इसी को ले लेंगे। सेकंड सिनेरियो में भी 480 450 से ज़्यादा है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। और थर्ड सिनेरियो में जो है वो 100,000 लोअर है, तो फिर हम 450,000 को यूज़ करेंगे, 100,000 को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारी जब रिकवरेबल अमाउंट आ जाती है, तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर तो कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन बाकी दोनों सिनेरियो में कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है। तो जब जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही होगी तो तब इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो में तो इंपेयरमेंट लॉस नील है। सेकंड में 500,000 को कंपेयर करते हैं 480 के साथ, तो 20,000 का लॉस रिकॉर्ड होगा। और थर्ड में 500,000 को कंपेयर करते हैं 450 के साथ, तो हमारे पास 50,000 का लॉस रिकॉर्ड होगा। सो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन था IS36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को भी कवर किया और इसके स्कोप को भी कवर किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।